आइए अब इसको देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 आपका है, जिसमें बल और गति के नियम पढ़ेंगे और पूरी तरीके से देखेंगे कि इस किताब में ओरिजिनल एनसीईआरटी में क्या कुछ लिखा गया। आइए देखते हैं। समय को जाया नहीं करते हुए सीधे से मुद्दे पे आते हैं। कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। बिल्कुल सही बात। पिछला चैप्टर कौन सा? गति था, जिसमें हमने ये सारी चीजें देख रखा। और स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गति बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है कि हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं होती है। कभी एक रूपता होती है तो उसको बोलते हैं एक समान गति। अगर एक समान चाल से नहीं चलेगा या फिर समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे असमान गति। एक रूपता नहीं होगी उस समय। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी जिज्ञासाओं को क्या करेंगे? हम सुलझाएंगे। नहीं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि सदियों से, मतलब बहुत समय से, सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। अच्छा, फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। गति तो करती है लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो रुक जाती है। कह रहा ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। मतलब कोई कितना भी गति कर रहा है, कोई वस्तु कितनी भी गति कर रही है, लेकिन वो विराम में आना चाहेगा, विराम में आएगा। अगर वो गति कर रही है मतलब उस पर बाहर से कोई बल कार्य कर रहा है। उन्हीं बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। आइए देखते हैं क्या है कुछ। कह रहा अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता। वस्तु स्थिति में है तो उसको गति में लाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता, या वस्तु गति में है तो उसको रोकने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रयास को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। लेकिन देखेंगे यहां कह रहा सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता। सही बात है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित। बच्चे में हम लोग पढ़ते थे पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, मतलब धक्का देना या खींचना ही क्या है? बल है। लेकिन बल और भी चीजें हैं। कह रहा अब हम बल के विषय में विचार करते हैं, यह क्या है? देखो, तो अगर ऐसे पूछा जाए तो बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति, स्थिति, दिशा, उसके आकार, इस सब में परिवर्तन लाए या परिवर्तन करने की चेष्टा करे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आइए फिलहाल इसमें क्या लिखा है सो देखते हैं। कह रहा है कि सर एक बात बताओ, क्या कुछ लिखा है? आ जाइए, क्या लिखा है? कह रहा है कि वास्तव में बल को न तो किसी ने क्या किया है? देखा है, नहीं चखा है। अरे चखोगे कैसे? कोई वस्तु थोड़ी ना है। नहीं महसूस किया। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। मतलब बल को नहीं देखते हैं या बल को नहीं महसूस करते हैं, लेकिन बल के प्रभाव को देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु की गति देने की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी वस्तु किसी तरह का बल लगाने पर उनमें गति होता है, जो यहां पे दिखाया गया।
आप जानते होंगे, धकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में गति करता है, ट्रॉली आगे बढ़ता। दराज को खींचा जाता है, ड्रॉर जिसको बोलते हैं, खींचते कुछ सामान रखते हैं। हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर मारते हैं, तो इस समय में क्या हो रहा, बल लग रहा। कह रहा पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता। मतलब आप तेज करना चाहते हैं, धीमा करना चाहते हैं या उसकी दिशा बदलना चाहते हैं तो क्या होगा, बल लगाना पड़ेगा। क्या हम जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार, आकृति भी बदली जा सकती है। जैसे एक स्प्रिंग है, इसको इधर और इधर खींचूं तो ये खींच के फैल जाएगा ऐसे। ये बैलून है, दोनों तरफ से दबा दूं तो ये सिकुड़ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या करना पड़ा, हमें बल लगाना पड़ा। नहीं तो बल क्या है, तो बल हमने बताया कि एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करे, उसकी गति में परिवर्तन करे, उसके दिशा में परिवर्तन करे, उसके आकार आमाप में परिवर्तन करे या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करे। जैसे दीवार पे हम बल लगाते हैं तो क्या दीवार खिसक जाता, नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या हमने बल लगाया, तो हमने चेष्टा, हमने प्रयास तो किया ना भाई, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का बल ही है। आइए देखते हैं, बल को दो हिस्सों में बांटा गया, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होगा, जैसे कोई वस्तु है, मान लिया कि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अब इस वस्तु पर चारों दिशाओं में बल लगा, चारों दिशाओं से बल लगा, इधर से भी 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 बल लगा, चारों दिशाओं से बल लगा और वो बल का परिमाण भी समान समान है। मतलब अगर 10 न्यूटन का बल ऊपर से नीचे लग रहा तो इधर से भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। ना तो इधर जाएगा दबेगा, ना इधर दबेगा, या फिर इधर भी खींचा जा रहा, इधर भी खींचा जा रहा, तो वो वस्तु जिसको खींचा जा रहा वो किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में जो बल लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित या फिर बैलेंस्ड फोर्स। तो संतुलित बल क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया, और असंतुलित बल क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, देखो तो अगर किसी वस्तु पर बैलेंस फोर्स लगेगा तो वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु की स्थिति में, आकार में, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर निसंदेह कौन सा बल, असंतुलित बल लग रहा होगा। ठीक है क्या, आइए क्या कुछ लिखा है सो देख लेते हैं हम। इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है, उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाएगा तो ये किसी भी तरीके से किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा। वो वही बातें बोल रहा है जो हमने बताया। नहीं, अगर कोई इधर बल लगाया, कोई इधर बल लगाया तो नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में बल लगाया जाएगा तो भाई वो गति करेगा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे दिखाया गया, ये वस्तु है, इसको धागा बांध के इधर भी खींच रहे हैं और इधर भी खींच रहे हैं। इधर जितना बल से खींचा उतना ही बल से इधर खींचा तो ये वस्तु गति नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कह रहा है कि आप एक ऐसे अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू कर देगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है, असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। हमने पहले ही बोला है। इससे पता चलता है कि किसी पिंड पर लगने वाला बल असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। अगर किसी वस्तु में गति हो रही है मतलब उसमें संतुलित बल नहीं असंतुलित बल लग रहा। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता। क्यों? क्योंकि घर्षण बल ज्यादा होता है। घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा होता। याद रखिएगा, घर्षण बल हमेशा ऋणात्मक बल होता है और यह हमेशा विपरीत दिशा में ही लगता और हर वस्तु में घर्षण होता।
कम या ज्यादा। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श के खुरदुरी सतह के बीच। सिंपल सी बात है, जैसे एक सतह है, इस पर ये पेन को अगर मूव कराएंगे तो इस कलम की सतह और यह हथेली का सतह, इस दोनों के बीच में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। यही चीजें यहां पे ये बता रहा। अगर इधर धक्का लगा रहे, इधर घर्षण बल लग रहा, धक्का लगा रहे हैं घर्षण बल लग रहा है, धक्का लगा रहे हैं घर्षण बल लग रहा है। अगर आप चाहते हैं वस्तु की गति हो तो मतलब आपके द्वारा लगाया गया बल ज्यादा होना चाहिए, किससे, घर्षण बल से। कह रहा घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और यहां असंतुलित बल कार्य करता है और इसलिए बक्सा खिसकने लगता। अगर आप धक्का दे रहे हैं और बक्सा नहीं खिसक रहा, इसका मतलब हुआ कि संतुलित बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप जितना बल लगा रहे हैं उतना ही बल, घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा, तो आपके द्वारा लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों का परिमाण क्या हो गया, बराबर हो गया, संतुलित हो गया और संतुलित अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर परिवर्तन हो रहा है मतलब घर्षण बल से आप ज्यादा बल लगाए हैं, मतलब असंतुलित बल वहां पर काम कर रहा। कह रहा जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल क्या होता है, धीरे धीरे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल विपरीत दिशा में लगती है। कह रहा है कि क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल आना चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता है, तथापि यह बिल्कुल गलत। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बाह्य बल या घर्षण बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। क्या कह रहा, सो देखो, कह रहा कि अगर ऊपर जा भाई, ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों, ऊपर पूरा ही चला गया, ऐसे नहीं करने का भाई। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। असंतुलित बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति तथा गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। कह रहा है गति का प्रथम नियम। अब गति के नियम हमको देखना, क्या देखना है, गति का नियम। गति का क्या नियम? तो आप जानते हैं गति के मुख्य रूप से कितने नियम हैं, 3 नियम। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। प्रथम नियम क्या कहता, कह रहा वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है और उसका वेग बढ़ जाता है। आनत तल कहने का मतलब ये क्षैतिज है और ये एक आनत तल है, ठीक है, कुछ स्लोप पर है। अब गोली को छोड़ोगे तो नीचे नीचे गति करेगा और तेज गति से गति करेगा, वही ये कह रहा। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। देखो यहां पे यही दिखाया गया, ऊपर से छोड़ा नीचे गिरा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि इसके कारण वेग बढ़ जाता है, यहां पे आता ये ऊपर चला जाता। इसी को यह दर्शाया है, दिखाया है, समझाया बुझाया है। क्या बोला है सर, देखो कह रहा है कि सर यह नीचे पहुंचते पहुंचते एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। दर्शाए गए चित्र के अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब उसका वेग घटता है। दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब कोई गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तो ढाल पर नीचे की ओर लुढ़कती और दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी तक वह लुढ़की थी।
अगर दाईं ओर के अनातल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता है। कहने का यह मतलब हुआ जितना ऊंचाई से मतलब इस ऊंचाई से छोड़ा और ये सब कुछ बराबर है, सेम टू सेम डिट्टो, जो जितना ऊंचाई से छोड़ेंगे उतना ही ऊंचाई पहुंचेगा। अगर यहां से छोड़ेंगे तो यहां ही पहुंचेगा, क्योंकि उतना ही वेग उसने अपने अंदर एक्वायर कर लिया है, उस कांच ने, उस शीशे ने। ये कहना चाह रहा। आइए गैलीलियो गैलीली के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, आइए उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 15 फरवरी 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेंजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। भाई साहब मैथ के थे, उनको बायो पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, पिताजी कह रहे हैं कि तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। ठीक है, कह रहा इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी, पढ़ना गणित था। पिताजी ने बोला कि भैया आप मैथ नहीं पढ़ो, आप बायो पढ़ो। बोले कि ठीक है एडमिशन ले लेते। एडमिशन ले तो लिए लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किए क्योंकि उनकी रुचि उसमें नहीं थी। 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिकी पुस्तक द लिटिल बैलेंस ला वैलेंसिटा लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मॉट में नत समतल के प्रयोगों से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो यहाँ पे अभी दिखाया गया था। कह रहा सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहां भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंध परिष्कृत नियम प्रतिपादित किए। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। वाह! उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। ठीक है, दूरदर्शी में भी उन्होंने क्या किया, एक बहुत बढ़िया योगदान दिया। कह रहा है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। 1640 ईस्वी के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। अगर आपसे पूछ लेगा प्रथम लोलक घड़ी किसने बनाया, तो गैलीलियो गैलीली ने 1640 में। उनके खगोल आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाश गंगाओं तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने परीक्षणों को रहस्योद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के परितः चक्कर लगाते हैं, किसने बताया, गैलीलियो ने बताया। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत। उस समय जो विचारधारा थे उसके अलग था। उस समय यह था कि भैया पृथ्वी के चारों ओर सब चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य के चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाते हैं। सूर्य के परितः सब कक्षीय वेग गति से चक्कर लगाते हैं। किसने बताया, गैलीलियो ने। कह रहा है कि नेट बल की आवश्यकता नहीं होती, वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बल कार्य करता है। ये सभी चीजें हैं। कह रहा है कि न्यूटन ने
आगे क्या करा, न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया। तो गति के नियम न्यूटन ने दिए जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना था। गति का प्रथम नियम क्या है, वो इस प्रकार है, आइए देखते हैं क्या है गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। मतलब प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखेगा तब तक जब तक कि उस पर बाहर कोई कार्य मतलब बल न लगे, या इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या है सो समझिए। देखो पहले तो जड़त्व समझ लेते हैं और गति का प्रथम नियम समझ लेंगे। देखो जो वस्तु जैसा है और जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसी जैसा रहना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर बाहरी कोई बल न लगे। फिर से बोल रहा हूं, जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगे। इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता। और गति का प्रथम नियम किसको बोलते हैं, जो वस्तु जैसा है वैसा ही रहेगा तब तक जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगेगा। तो जो वस्तु जैसा है वैसा ही रहना चाहता है ये जड़त्व का नियम है, लेकिन जो वस्तु जैसा है वैसा ही रहेगा तब तक कि बाहर से बल न लगे ये गति का नियम। तो ये बोल रहा गति का नियम क्या, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न कार्यरत न हो। और जड़त्व का नियम पूछेगा तो वो क्या है, दूसरे शब्दों में सभी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु की विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए गति के प्रथम नियम को याद रखिएगा। गति के प्रथम नियम को गति का तो न्यूटन गति का प्रथम नियम तो कहते ही हैं, साथ ही साथ जड़त्व का नियम भी कहते हैं और एक और इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता। कह रहा है किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। यह सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करते हैं। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। ऐसी स्थिति में इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है वो गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम उस ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम के से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है जब मोटर कार की दिशा को बदलने का क्या करता है, प्रयास करता। कह रहा है कि जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तो हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट के एक ओर झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? ये क्या कह रहा है सो समझिएगा जरा। ये क्या कह रहा, ये जड़त्व के 3 कंडीशन को समझा रहा है। एक स्थिर जड़त्व, एक गतिज जड़त्व और एक दिशा जड़त्व को समझा रहा। मतलब
कोई वस्तु गति कर रहा है, जैसे एक बस में बैठे हुए हैं आप, बस चल रही है तो पूरा शरीर चल रहा है, लेकिन बस ब्रेक लग जाएगा, रुकेगा बस, तो निचला शरीर का निचला हिस्सा, पैर से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो भी रुक जाएगा, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा तो गति में था तो गति करना चाहेगा, तो नीचे वाला रुका, ये आगे बढ़ेगा, लेकिन यह बीच में खुलने का तो कोई सिस्टम नहीं है कि ये खुल के आगे चला जाएगा, नहीं जा सकता। तो इसलिए निचला हिस्सा रुकेगा, लेकिन हम आगे गति करना चाहते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे। इसका उल्टा, आप बस में बैठे हुए हैं तो पूरा शरीर रेस्ट में, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गया, बस स्टार्ट हो गया, तो गाड़ी स्टार्ट हुआ तो निचला हिस्सा चला तो पैर गति में आ गया, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता है, तो नीचे का पैर आगे बढ़ेगा, लेकिन शरीर रेस्ट में रुका रहना चाहता है। पैर आगे बढ़ा और ये रुका रहना चाहता, तो ऐसा तो नहीं कि ये यहीं पर रह जाएगा, ये आगे चला जाए, भाग जाएगा खुल के, तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि पैर का अगला हिस्सा आगे बढ़ जाता। तीसरा कंडीशन हमको बताया कि कोई जहां तीक्ष्ण मोड़ है वहां पर गाड़ी घुमाता है तो हम क्या होते हैं, एक तरफ झुक जाते हैं। ये क्या, ये भी किस कारण से, तो जड़त्व के कारण है, क्योंकि यहां भी दिशा का विरोध होता। ठीक है, यही सब ये क्रियाकलाप सब दिखाया गया। ये क्रियाकलाप, ये आपने गेम खेला होगा, कैरम है, कैसे इसमें मारते हैं एक बार स्ट्राइकर से तो ये सीधा निकल जाता है, ये सब वहीं पे रह जाता है, किस कारण, तो स्थिर जड़ता के कारण। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो देखो, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया होगा तो करिएगा, बड़ी मजेदार है। कुछ नहीं, ग्लास है, ग्लास पे एक कार्डबोर्ड है, इस पे एक सिक्का रख दिया गया है, कुछ भी, और तेज गति से कार्डबोर्ड को मारा गया, तो कार्डबोर्ड आगे गया, लेकिन ये सिक्का नीचे गिर गया। क्यों, क्योंकि कार्डबोर्ड गति किया, लेकिन कार्डबोर्ड पे रखा हुआ सिक्का या जो भी टुकड़ा है वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहा, तो वो वहीं पर गिर गया। समझ में, तो ये सब उदाहरण के साथ आपको समझाने का ये क्या कर रहा, प्रयास कर रहा। अब कह रहा है जड़त्व और द्रव्यमान क्या है, इस बात को हम समझते हैं। कह रहा अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति ही करते रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ ही रहना चाहता। कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में गति करना चाहता, मतलब वो बदलना नहीं चाहता। कह रहा है कि वस्तु का वह गुण उसका जड़त्व कहलाता है, जिस गुण के कारण वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता। हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह खिसक भी नहीं, हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट भी लग सकता है। क्रियाकलाप में 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। ठेला गाड़ी को चलाने में हमको जितने बल की आवश्यकता, एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, थोड़ा छोटा हो जा, एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति कितना मतलब ठेला गाड़ी को चलाने के लिए इतना बल लगा रहे हैं, उतना बल अगर हम रेलगाड़ी में लगाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, अलग अलग, और ज्यादा द्रव्यमान रहेगा तो ज्यादा जड़त्व होगा, ज्यादा इनर्शिया होगा, कम द्रव्यमान होगा तो कम इनर्शिया होगा। क्योंकि जो जड़त्व होता है वो सीधा समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के। द्रव्यमान का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता। द्रव्यमान बढ़ेगा जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा जड़त्व क्या होगा, घटेगा। कह रहा
इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे। परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे। कुछ तो दिया होगा, हाँ, विरोध करता। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। और अगर ज्यादा द्रव्यमान है तो जड़त्व क्या होगा, ज्यादा होगा। कम द्रव्यमान है तो जड़त्व क्या होगा, वो भी कम होगा। तो ये गति का प्रथम नियम था। क्या है गति का प्रथम नियम, कि जो वस्तु जिस दिशा में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि उस पर बाहर से कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। क्योंकि यह जड़त्व से संबंधित है और जड़त्व क्या कहता है कि जो वस्तु जैसी है वैसे ही रहना चाहती है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। क्योंकि दोनों लगभग एक जैसा है, इसलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कह रहा है गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो यह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसे कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। सही बात। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता। वस्तु के द्वारा उत्पन्न जो प्रभाव है वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। इस प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल लगाना हो। जैसे यही है, धीरे से फेंकेंगे तो धीरे से जाएगा, कम बल लगेगा, और जोर से फेंकेंगे तो जोर से बल लगाना पड़ेगा तो तेज वेग से आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे ही आपके पास तो पहुंचेगा नहीं क्योंकि आप उस तरफ बैठे। कह रहा है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है, उसका नाम क्या बोला, संवेग। क्या बोला, संवेग। संवेग किसको बोलते हैं, तो कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो इस वस्तु के द्रव्यमान और इस वस्तु में जो हमने वेग लगाया वो, तो इस वस्तु के द्रव्यमान और इसमें लगाए गए वेग के गुणनफल को संवेग कहता है। संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। कह रहा संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग P उसके द्रव्यमान m और v वेग के गुणनफल से संबंधित है। ठीक है, इस राशि को किसने दिया, न्यूटन ने। तो बोलेगा कि संवेग को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो न्यूटन ने किया। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए कैसा है, सदिश राशि, और उसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। संवेग का ऐसा मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। कैसे निकला, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्योंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता। बल ही क्या करता है, परिवर्तित करता। कह रहा है एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता। ऐसा हम लोगों भी नहीं किया, बहुत लोगों ने किया।
गाड़ी भैया रुक जाती है, दे धक्का से आगे बढ़ाते हैं, फिगर यह स्टार्ट भी हो जाती है, जो इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति उसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती। अचानक से धक्का देते हैं तो स्टार्ट नहीं लेती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी दो व्यक्ति भी धक्का थोड़ा सा कंटिन्यू देता है तो स्टार्ट ले लेता। यदि एक या दो व्यक्ति को अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन में लाने वाला बल उस समय दर पर निर्भर करता है जिससे कि संवेग में परिवर्तन होता है, मतलब इस समय पर भी निर्भर करता। तो बल किस पर निर्भर करता है? तो बल निर्भर करता है आपको संवेग में परिवर्तन और समय पर। कह रहा गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती है। यही द्वितीय नियम का स्टेटमेंट है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। करा गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक या निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम संवेग क्रमशः p1 mu अंतिम वेग mv हो जाता है। क्या बोला? सिंपल सा बात। कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, हमने इस पे बल लगाया F, तो अभी इसका वेग है u, कुछ समय के बाद इसका वेग हो जाएगा v, समय लगा t, तो शुरुआती दौर में संवेग कितना होगा? द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान m वेग u, तो प्रारंभिक संवेग mu, अंतिम में द्रव्यमान तो m ही रहेगा ना, लेकिन वेग हो जाएगा v, तो संवेग हो जाएगा mv, तो प्रारंभिक संवेग mu, अंतिम संवेग mv, तो अंतर होगा mv माइनस mu, लगा टाइम t। अरे बोलो, संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 MV माइनस MU, M कॉमन ले लिया V माइनस U। तो भैया समीकरण क्या कहता है? नियम कह रहा था संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? MV माइनस U बाई टी। संवेग में परिवर्तन की दर या लगाया गया बल एक ही होगा, तो F समानुपाती होगा MV माइनस U बाई टी। इसको ऐसे बोल रहा है, ये लंबा चौड़ा जो कहानी है इसको ऐसा बोल रहा है। नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के सीधे समानुपाती होता है परिवर्तन की दर, तो mv माइनस mu बाई टी। m कॉमन ले लिया तो बचेगा v माइनस u बाई टी, समानुपाती का समानुपाती है, m का m, v माइनस u बाई टी ए हम पढ़े हैं, तो f समानुपाती ma हो गया। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि कभी भी समानुपाती का साइन हटाना, इक्वल लगाना तो लगा दीजिए, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना का। यहाँ पे कांस्टेंट के होता है m इंटू ए। कांस्टेंट का मान जो होता है ना एक्सपेरिमेंट से आता है, और कितना होता है ऐसा सिस्टम में? एक, तो 1 इंटू एम ए बराबर एफ, तो फाइनली एफ बराबर क्या हो गया? एम ए एक फॉर्मूला। यही तो है बल का फॉर्मूला, सूत्र। यही बात बोल रहा है, लंबा चौड़ा कहानी कर रहा है। अरे लंबा चौड़ा कहानी कर रहा, कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर था, त्वरण है कि अनुपातिक स्थिरांक है, द्रव्यमान त्वरण की ऐसा मात्रा कि द्रव्यमान का केजी, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के अनुरूप परिभाषित करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात 1 इकाई बल। इस प्रकार के का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, अब बराबर एम ए हो जाता, जो हमने आपको बता दिया। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका दूसरा मात्रक क्या कर सकते हैं? तो द्रव्यमान का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या फिर न्यूटन बोलो। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल के मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है कि गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है? तो प्रथम नियम से गति का परिभाषा,
बल की परिभाषा, गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्रथम नियम से, लेकिन बोलेगा द्वितीय नियम से क्या मिलता है, तो बल का व्यंजक मिलता है। क्या मिलता है? बल का व्यंजक, फॉर्मूला। आइए क्या कह रहा सो देखो, कह रहा है गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे करते हुए खींचते देखा? बिल्कुल देखा है यार, हम सबने किया है। इस प्रकार से क्षेत्ररक्षक मतलब फील्डर गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर इस एग्जाम में पूछता है, अगर गेंद को अचानक रोका जाता तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता, अर्थात गेंद के समय में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। कैसे सर ये कम ज्यादा कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, परिवर्तन की दर क्या है? एम भी माइनस एम यू बाई टी। समय बढ़ाओगे तो बल क्या होगा? घटेगा ना, क्योंकि परिवर्तन की दर घटेगा। ये बढ़ाओगे तो ओवरऑल मान घटेगा, जब ये घटेगा तो ये बल भी घटेगा, सिंपल। अरे बोलो, समझ में आया क्या? एफ सीधा समानुपाती एम भी माइनस एम यू बाई टी। अरे बोलो हाँ। टी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये ओवरऑल घटेगा, और ओवरऑल घटेगा तो एफ भी घटेगा भाई। तो भाई आपको कम चोट लगेगा, कम महसूस होगा। आपके सामने ये तस्वीर में दिखाया गया। कह रहा गति के द्वितीय नियम का समीकरण F बराबर ma हो गया, जो हमने आपको बता दिया। क्लियर है? अब क्या कह रहा? एफ टी माइनस एफ यू, बहुत कम समय, एफ जीरो तक किसी समय टी पर जीरो, भी बराबर। इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग यू से चलती है। यदि यू शून्य है तो भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु अवस्था में ही रहेगी। ये सब छोटा छोटा सा क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट क्वेश्चन है। ये सभी आपको आगे क्वेश्चंस में बताए जाएंगे, सभी डिस्कशन फॉर्मेट में। आइए क्या है यहां पर देखते हैं। कह रहा गति का तृतीय नियम। गति का कौन सा नियम? तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम कह रहा है कि पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, तथा इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार, कौन सा नियम? तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर भी तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। समझ में आया क्या? जैसे अगर हमने इस पे ऐसे बीट किया, ऐसे बल लगाया, तो इस हथेली ने भी इस हथेली पे बल लगाया। किसी ने किसी को तमाशा लगाया तो उसके गाल ने भी उसके हाथ पे तमाशा लगाया। समान परिमाण में, विपरीत दिशा में और तुरंत। लेकिन बोलोगे कि सर तब चोट तमाशा लगाने वाले को लगता तो है लेकिन कम लगता है, लेकिन गाल पे ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सतह रुखरा ज्यादा है, इसका मुलायम ज्यादा है, तो उसका प्रभाव सतह पर भी निर्भर करता है। कह रहा फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता। एकल बल का अस्तित्व नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या भाई? बल दोनों ही होता।
सदैव युगल रूप में होते हैं। दोनों विरोधी बलों के क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। जो बल लगाते हैं उसको क्रिया बोला जाता है, जो विपरीत दिशा में लगता है उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। दो ओके, यह स्प्रिंग है, इसको खींचेंगे क्रिया और दबेगा प्रतिक्रिया। कह रहा है कि सर यहां पे देखिए, कह रहा है कि जब तुला एक के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाते हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत। कह रहा है कि इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल क्या है, प्रतिक्रिया कहलाता है। गति के तृतीय नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो है ना सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, समान परिमाण में कार्य करते हैं। क्या कह रहा सो देखो, कह रहा माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में तुरंत उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, विपरीत दिशा में। नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाते हैं जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसे चलते हैं तो पीछे बल हम लगाते हैं, हम आगे चढ़ते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया है। ये भी गति के तृतीय नियम से ही संबंधित है। ठीक है, कह रहा यह जानना आवश्यक है, यह जानना आवश्यक है यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के तुरंत उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, इससे बंदूक पीछे की ओर परिक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता। समझ में आया? तो त्वरण क्या होगा, द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने, नाव आगे कूदेगा तो नाव पीछे की तरफ चला जाएगा, तो गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर क्या करता है, धकेलता। बंदूक पर आरोपित बल, ये कैसे किनारा पे दौड़ के उधर जाता है तो ये इधर जाता है, वो आगे चला जाता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया। गोली उधर गया, बंदूक ऊपर जाए, इधर जाएगा तो ये प्रतिक्रिया बल। तो ये सभी क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल को दर्शाते हैं। क्लियर है क्या? क्या रहा सो देखो, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कह रहा है संवेग संरक्षण, आइए काम की चीजें यहां पे दिया। संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कह रहा है कि माना कि दो वस्तुएं ए और बी जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी, एम ए मतलब द्रव्यमान मास ऑफ ए, एम बी मतलब मास ऑफ बी। कह रहा रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रम से यू ए यू बी से गति कर रही है, कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना कि यू ए यू बी और दोनों एक दूसरे से टकराती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। माना कि टक्कर का समय टी है, इस समय में ए और बी पर एफ ए बी बल लगाती है और बी ए पर एफ बी ए बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद ए और बी ये टक 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 से कन्वर्ट हो जाते हैं। टक टक मतलब वी ए बी बी से। इसे कहने का क्या मतलब है मैं इसको समझाता हूँ आराम से। यहाँ पे देखो, इसे कहने का मतलब ये है, एक वस्तु है, गेंद है, जिसका जो गेंद ए है जिसका द्रव्यमान m है तो m a बोल दिया, गेंद b है जिसका द्रव्यमान m है तो m b बोल दिया। पहले वाले गेंद का वेग u a है, दूसरे वाले गेंद का वेग u b है। गेंद a ने गेंद b पे बल लगाया f a b, गेंद b ने गेंद a पे लगाया f b है।
और दोनों गुच्चू पुच्चू कर लिया, टकरा गया। टकरा गया तो क्या हो गया, जो द्रव्यमान पहले था द्रव्यमान तो ए का वही रहेगा, एम ए ही रहेगा, दूसरे का द्रव्यमान भी एम ए ही रहेगा, लेकिन वेग क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। पहले का वेग यू ए था, अब अंतिम वेग भी ए हो गया। पहले यू वी वेग था और भी अब क्या हो गया, भी बी हो गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक वस्तु है, एम द्रव्यमान का, इनिशियल वेलोसिटी यू है, m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m2 है, और इनिशियल वेलोसिटी इसका u2 है, इसका u1 है। दोनों आया, टकराया यहां पर। टकराने के बाद एक इधर चला गया, m द्रव्यमान है तो m1 है तो अभी भी m1 रहेगा, इसका m2 है तो अभी भी m2 रहेगा, लेकिन इसका वेग v1 हो गया, इसका वेग v2 हो गया। तो टक्कर से पहले कुल संवेग कितना होगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों को जोड़ दीजिए, कुल संवेग ऊपर का हुआ। नीचे का कुल संवेग m1 v1 प्लस m2 v2 होगा, नीचे का कुल संवेग। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर से बाद का कुल संवेग क्या होता है, बराबर होता है। इससे यह बात साबित होता है कि संवेग क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। यही ये समझाने का बार बार बारंबार कंटिन्यू प्रयास किया। कह रहा गेंद, आ जाओ ऊपर, देखो क्या बोल रहा है, सो देखो। कह रहा है गेंद ए का संवेग टकराने के पहले और बाद क्रमशः एम ए यू ए, टकराने के पहले गेंद ए का संवेग, गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो परिवर्तन क्या हो गया समय के साथ, इसमें से घटाओ तो एम भी वाला में से एम यू घटा डिवाइडेड बाय टाइम, तब ना बल निकलेगा। संवेग के परिवर्तन की दर को बल बोलते हैं। और ये क्या हो गया, ई बी वाले का हो गया, तो बी की द्वारा लगाया गया बल। तृतीय गति के नियम से जानते हैं कि दोनों बल क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, लेकिन समान परिमाण में होगा। तो एफ ए और एफ बी क्या होगा, बराबर। तो एफ ए और एफ बी क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व कर दिया तो कैसे सॉल्व किया, सिंपल सी बात, एम ए भी ए माइनस क्या इसे किया, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए, नीचे टी से टी को कर दिया साफ, माइनस एम बी भी बी प्लस माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। अब क्या किया, इसको उठा के यहां ले आया, उसको उठा के वहां ले गया। तो ये प्लस था, ये माइनस है, ये भी प्लस हो गया, आ गया, ये माइनस उधर चला गया प्लस, और इसी के साथ ये आपको मिल गया, इसी के साथ आपको ये मिला। ठीक है, और ये क्या है, देखिए टक्कर से पहले यू यू दोनों का यू यू है, टक्कर से पहले ए और बी का कुल संवेग, टक्कर के बाद ए और बी का कुल संवेग, दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या हुआ, इससे क्या बात साबित हुआ, इससे बात साबित होता है कि कुल संवेग क्या होता है, हमेशा संरक्षित। टकराने के पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग इतना, टकराने के बाद कुल संवेग इतना। समीकरण से हम पाते हैं कि जब दो गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है, या कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता। संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता, जबकि उन पर कोई असंतुलित कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता। ये कह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये छोटा छोटा क्वेश्चंस दिया गया है, सिंपल सा। कह रहा है 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान के गोली इतना मीटर पर सेकंड के 36 वेग से जा रहा है, तो क्या होगा। तो पिस्टल के पीछे भाई बंदूक का गोली का संवेग, ये गोली है, गोली का संवेग और पिस्टल का संवेग बराबर कर दीजिए संवेग संरक्षण से। इसका एम यू, इसका एम भी, तो ये कैपिटल ये स्मॉल। ठीक है, तो 20 ग्राम का द्रव्यमान की गोली है तो 20 ग्राम को 1000 से गुना करो, डिवाइड करोगे तो हो गया, इंटू भी, ये 150 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो इसका विपरीत 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, अब हमको निकालना है इसका वेग पीछे हटने का, तो भी। अब इसको सॉल्व करिए,
सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, ई 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 से 15 हो गया, 1.5 लो भाई। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से पिस्टल क्या होगा, पीछे हटेगा। यही है, कहीं दिया है कि नहीं, अरे बोलो, देखो उतना लंबा चौड़ा किया और आंसर 1.5 ही आया। ठीक है, वो लंबा चौड़ा कितना भी कर दीजिए, जो नियम है वही रहेगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आगे बनाए हुए मिलेंगे। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा छोटा। जूम नहीं हो, ज्यादा जूम मत हो भाई। आहा, आहा, ऐसा नहीं करो ना बाबा, ना ऐसे नहीं, यूं न छेड़ो। हाँ, हाँ, अब आगे बढ़ो। हाँ, ये सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। संरक्षण के नियम यहाँ क्या दिया है काम की चीज, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है, संरक्षण के समस्त नियमों जैसे संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इन्हें प्रयोगों के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हो तो यह संरक्षण नियम क्या करता है, खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। मतलब अगर कुछ नहीं करना, कोई कोई संरक्षण है या नहीं, इसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे, सभी में वैलिड हो रहा है तो वो संरक्षण का नियम को वैलिड कर रहा। अगर किसी भी एक भी एक्सपेरिमेंट में वो इनवैलिड हो गया तो वो संरक्षण नहीं है, वो संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण ये सब कुछ भी नहीं है। समझ में आया क्या? इसमें कह रहा है किसी भी संरक्षण के, मतलब एक्सपेरिमेंट से सबको दिखाना। कह रहा है संवेग संरक्षण का नाम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात निगमित किया गया है। इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था। इस नियम को खंडित कर सकने वाले किसी भी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। खत्म हो गए। इस चैप्टर के अंदर जो भी चीजें दी गई थी हमने सब कुछ बता दिया। एक बार देख लेते हैं क्या सीखा इस चैप्टर में हमने। कह रहा गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है और इसका ऐसा मात्रक केजी है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के समय परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के क्या होते हैं, समानुपाती बल की दिशा में होता। कह रहा बल का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसे न्यूटन के नाम से भी जानते हैं तथा प्रतीक एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता। कह रहा वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के सामान्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है और किसी विलग निकाय में कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। यही इस चैप्टर में था। तो इस चैप्टर में जितनी चीजें दी गई थी उन सारी चीजों को हमने आपको समझा दिया। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल चीजें दी गई हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा और उस सबको डिस्कशन करवाया गया ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। समझ में आ गया क्या? तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सारी बातें हमने आपको समझा दिया है।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर।